हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट, सीटेट, एसटेट, पीटेट इन सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। और बीए के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा किसने दी है? प्रजातंत्र के देवता का मतलब प्रजातंत्र का जो श्रेष्ठ रूप है, सबसे उच्च स्तरीय रूप है, वो किसने कहा है? तो ये कहा है आर के मुखर्जी ने। अब प्रजातंत्र का यदि क्वेश्चन एक भी ये भी आ सकता है, प्रजातंत्र की सबसे प्राथमिक इकाई कौन सी है? तो वो ग्राम पंचायतें हैं। तो ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा किसने दी है? आर के मुखर्जी ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में प्रजातंत्र का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान की धारा 40 में प्रजातंत्र के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना का वर्णन किया गया है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत की गई है? तो संविधान की धारा 40 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, क्योंकि संस्कृति मानव निर्मित भाग का मतलब हो गया जो कुछ मनुष्य ने बनाया है वो दो रूपों में है, या तो वो हमें दिख रहा है या फिर वो दिख नहीं रहा है। जैसे विचार भावनाएं हो गई, ये हमें दिख नहीं रही है। और जैसे मकान हो गए, सड़कें हो गई, ये हमें दिख रही है। तो जो चीज़ दिख रही है उसको हम भौतिक संस्कृति कहेंगे, और जो नहीं दिख रही है उसको अभौतिक संस्कृति कहेंगे। तो आकबर्न और नीम को अपने इसे दो भागों में बांटा, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक ने। तो संस्कृति केवल मानव निर्मित भाग है पर्यावरण का, उसी को हम संस्कृति कहेंगे। ये बात किसने कही थी? हर्ष ने कही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन अपना है, कल्चरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो इंग्लिश का कल्चर है वो जो किस भाषा के कल्चरा से बना है? तो ये लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आएगा, दाएं भाग संयुक्त परिवार के नियम के जनक कौन है? देखिए, जो परिवार, संयुक्त परिवार के हम प्रकार की बात करते हैं तो उसमें कई तरह से आते हैं। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार है, मातृसत्तात्मक परिवार है, पितृस्थानिक परिवार है, मातृस्थानिक परिवार है, दाएं भाग संयुक्त परिवार है, या फिर मिताक्षरा संयुक्त परिवार है। पितृसत्तात्मक परिवार कौन से होंगे? जहाँ पर जो निर्णय लेने की चाबी है, कंट्रोलिंग की चाबी, वो पिता के हाथ में होगी। मातृसत्तात्मक परिवार क्या होंगे? जहाँ पर परिवार का मुखिया वो माता होगी या एक औरत होगी। तो इसमें हम लिखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार के जनक कौन थे? सर हेनरी मैन थे। और मातृसत्तात्मक परिवार के जनक कौन थे? ब्रिफाल्ट थे। तो दाएं भाग से और पितृस्थानिक कौन सा होता है? जहाँ पर शादी के बाद यदि लड़की लड़के के घर जाकर रहने लगती है तो वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है, जैसे पितृस्थानिक परिवार होता है। और मातृस्थानिक कौन सा होता है? जब शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाकर रहने लग जाता है। दाएं भाग संयुक्त परिवार है, इसके जनक कौन थे? जिमुत महान थे। दाएं से याद कैसे रखोगे? दाएं भाग संयुक्त परिवार का मतलब हो गया ये उत्तराधिकारी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, दाएं का मतलब दाग से समझिए आप, दाग। जब संपत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद पुत्र करता है और इस पर सामूहिक संपत्ति का अधिकार है, वो सामूहिक रूप से होता है, तो उसको दाएं भाग संयुक्त परिवार कहा जाता है। मतलब संपत्ति का जो बच्चा हकदार होगा वो पिता की मृत्यु के बाद, दाग होने के बाद। सामूहिक अधिकारी कैसे होगा? जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? जो लड़का है उसके और ऊपर ऊपर वाली 6 पीढ़ियाँ, सॉरी, ऊपर वाली 3 पीढ़ियाँ और उससे नीचे वाली 3 पीढ़ियाँ, उनमें जो जो ज़मीन जायदाद है, संपत्तियाँ, उसका विभाजन होता है। यदि उनमें से कोई जीवित ना हो, फिर उनके जो पत्नी है, जो करता था उसकी पत्नी थी उसमें, और आगे ये उत्तराधिकारी का निर्धारण इस आधार पर होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार के जनक कौन है? मिताक्षरा संयुक्त परिवार क्या होगा? जो दाएं भाग संयुक्त परिवार था उसमें संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ था? पिता की मृत्यु के पश्चात। इसमें क्या होगा? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय वो संपत्ति का अधिकारी मान लिया जाता है, और बच्चा कभी भी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है, पिता से संपत्ति की मांग कर सकता है। पिता केवल संपत्ति का संरक्षक माना जाता है, परंतु बाद में नीति शास्त्रियों ने इस धारणा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया कि यदि पिता दुर्व्यसनी नहीं है, संपत्ति का गलत प्रयोग नहीं करता है, तो जो पुत्र है वो पिता के जीवित रहते संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। तो इस मिताक्षरा संयुक्त परिवार के जनक हैं वो है विज्ञानेश्वर महाराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो इसके जनक कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन। एम.एन. श्रीनिवासन है, ये भारत के लेखक समाजशास्त्री है और संस्कृतिकरण के जनक भी है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, संस्कृतिकरण के जनक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवासन। और एम.एन. श्रीनिवासन कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है जाति एक बंद वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। बंद वर्ग का मतलब हो गया जाति के अंदर जिस व्यक्ति का जन्म हो गया वो पूरी उम्र जब तक मृत्यु पर्यंत वो उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। तो ये शब्द किसने कहे थे, मजूमदार व मदान ने कहे थे। जाति एक बंद वर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे। भूदान का मतलब होता है भूमि दान कर दें, जिन लोगों के पास ज़्यादा भूमि थी उस भूमि को आप दान कर दीजिए। ये आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इन्होंने उद्देश्य रखा था भी 5 करोड़ भूमि है वो लोगों की दान करवानी है और बाद में उन लोगों में उनको बांटनी है जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी। परंतु उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, ये आंदोलन ठप पड़ गया और इन्होंने जो 5 करोड़ जो एकड़ भूमि है वो दान करवाने का लक्ष्य रखा गया था, वो लगभग 40 लाख तक सिमट कर रह गया था। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की किस धारा के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की किस धारा के तहत संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये हुआ कि पंचायती राज, जैसे हमने पढ़ा भी धारा 40 के अंदर जो पंचायतों का वर्णन किया गया है, तो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान के अंतर्गत स्थानीय शासन को लाया गया। तो ये किस संविधान की धारा के तहत लाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की धारा 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो निम्न स्तर है या सबसे प्राथमिक स्तर है वो कौन सा है पंचायती राज संस्थाओं का, वो ग्राम पंचायत होगा। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और भारत में यदि हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन थे। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे और ग्रेजुएशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉजिटिव फिलोसॉफी। उस पॉजिटिव फिलोसॉफी में इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के ऊपर जोर दिया था, इसीलिए इसको प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। और अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था, सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना कब शुरू की गई। ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। ये 1953 में की गई थी। और इसके बाद ये क्वेश्चन आप बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे। आमतौर पर हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब क्या है, ग्राम पंचायतों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें आ सकता है भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब केवल राजनीतिक रूप से विकास करना ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से उनका विकास करना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। 73वां संवैधानिक संशोधन है वो कब लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और एक क्वेश्चन इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये संवैधानिक संशोधन पास किया गया था। और ग्राम पंचायती जो स्थानीय शासन है या पंचायती सिस्टम, वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये अशोक मेहता समिति थी। 1977 में इसने, अशोक मेहता समिति है, इन्होंने सिफारिश की थी कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। अब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या था भी, निम्न स्तर पर तो मंडल पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, परंतु इसकी बातों को माना नहीं गया था। अब क्वेश्चन आता है अपना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत किसने की थी या इसकी सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसका 1957 में गठन किया गया था। 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अंतर्गत क्या था, प्राथमिक स्तर पर तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर पर,
मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद, जिले स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 1957 का इसका गठन हुआ था और 1959 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब एक कई बार ये क्वेश्चन भी आता है ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं। तो ग्राम सभा क्या होगी, गांव की सभा होगी। कौन, गांव के कौन से लोगों की सभा होगी, जो वयस्क है, जिनके वोट बने हुए हैं, जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, मतलब गांव के सभी वयस्क व्यक्ति जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। आप देखिएगा अपने गांव में जितने भी लोग हैं 18 साल या उसके ऊपर के, वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे यदि उनका वोट बना हुआ है और वो वोट डालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा अपना, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी जनजातियाँ निवास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है। तो कुल 532 जनजातियां हैं और इन कुल 532 जनजातियों की जनसंख्या है वो कितनी है 2011 के अनुसार 10.43 करोड़ जनसंख्या इन जनजातियों की है। और ध्यान रखना ये जो जनजातियां हैं ये लगभग ज़्यादातर जनजातियां हैं वो मध्य भारत के अंदर रहती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये जो 4-5 स्टेट है मध्य भारत की, यहाँ पर लगभग 50-70% जो जनसंख्या है वो यहीं पर जनजातीय जनसंख्या वहीं पर निवास करती है। तो 532 जनजातियाँ 2011 के अनुसार भारत में हैं और इनकी कुल जनसंख्या 10.43 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो काष्ठा शब्द है, काष्ठा शब्द जाति है, काष्ठ शब्द है वो काष्ठा किस भाषा के काष्ठा से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, जन्म या नस्ल। तो ये जो शब्द लिया गया ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। भारतीय संविधान की धारा 40 का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरह से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।